दूंगा कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को हम लोग सही तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्त कि जानते हैं कि साइंस का रेलवे के एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो ग्रुप डी का भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन केवल साइंस का, समझ है ना, यानी कि मेरिट में ये 25 नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए। साइंस आखिर पढ़ना कैसे है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है जिसके हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ बताया गया है। यदि आप चाहिएगा कि एकदम नॉर्मल तौर पर पढ़ के हम एग्जाम निकाल लेंगे तो भाई कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उतना सब पढ़ रहा है। आपको बढ़ना आगे तो उस किताब को बाइबल की तरह पढ़ना, एक पॉइंट को पकड़ना, ठीक है दोस्त। तो मैं अभी वही बताऊंगा विथ एग्जांपल कि मैंने किस प्रकार से पढ़ा था, ठीक है, और आप क्या गलती कर रहे हैं उसको पढ़ते हुए। इतना चालाकी करने लगा है कि वह जो है ना क्लास 9 और 10 से क्वेश्चन उठा रहा है ना, तो वो क्या कर जानते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन बनाकर डाल दे रहा है। इस किताब को मैंने पूरी तरीके से दोस्तों चटनी निकाल दिया, ठीक है। ऐसे तो मैं क्लास 12 तक पढ़ाता भी हूं दोस्तों, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए मैंने क्लास 10 के एनसीईआरटी को कितना टाइम से यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है। नंबरिंग इसलिए किया हूं ताकि मैं जब भी इस किताब को पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नंबर वाइज पता चल पाएगा कि हाँ इस पॉइंट को मुझे नहीं छोड़ना है। एएलपी एग्जाम में मेरे शिफ्ट में ये पूछा था, देख रहे क्वेश्चन कि जब लाल तत्व लोहा जो होता है ना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनता है और प्लस H2 बनता है, इसके लिए कितना मोल चाहिए जल का, तो देख रहे ना 4 ऑप्शन में 4 दिया गया था, ठीक है दोस्त। ये 4 दिया गया था, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। लेड नाइट्रेट का जब विघटन होगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा, और NO2 का कलर कैसा होता है, तो NO2 का कलर भूरा होता है, देखिए ना भूरा कलर। तो ये सब इंपॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को एकदम समझ के चित्र बनाना, आपको चित्र समझना पड़ेगा, आपको हर एक टॉपिक को एकदम बढ़िया से पढ़ना। कोई भी पॉइंट को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सोने से पहले पूरा क्लास 10 पढ़ के सोइए और जब भी उठिए तो क्लास 9 पढ़ के उठिए, समझ में आ रहा है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश राज गुप्ता आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को हम लोग सही तरीका से कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्त कि जानते हैं कि साइंस का रेलवे के एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो ग्रुप डी का भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन केवल साइंस का, समझ रहे हैं ना, यानी कि मेरिट में ये 25 नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ऊपर से जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला उसमें 40 साइंस है, समझ में आ नहीं आ रहा है। और 40 साइंस में से यदि आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, 35 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, तो आपका मेरिट भी नहीं बनने वाला। उस ऊपर से क्या एएलपी के एग्जाम में तो पूरा साइंस से भरा पड़ा, हर एक स्टेज में साइंस भरा। ऊपर से एनटीपीसी के एग्जाम में भी साइंस आता, यानी कह सकते हैं कि रेलवे के सब एग्जाम में साइंस आता ही है, ठीक है मेरे भाई। तो साइंस आखिर पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सब अपने सिलेबस में बताया है कि साइंस आपको पढ़ना है तो क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी साइंस को फॉलो करिए। इसके बारे में मैंने पूरा डीपली वीडियो बनाया, ठीक है, और लेकर के इस वीडियो को मैंने अपलोड भी कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा कि साइंस को पढ़ना कैसे है और किस किताब को फॉलो करना है, ठीक है। अब चलते दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैंने उस वीडियो को बनाया तो बहुत सारे भाइयों ने ऐसा कमेंट किया कि भाई हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही था। एनसीईआरटी पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं ना एनसीईआरटी पूरे भारत के लोग इसे फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है जिसके हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ बताया गया है। यदि आप चाहिएगा कि एकदम नॉर्मल तौर पर पढ़ के हम एग्जाम निकाल लेंगे तो भाई कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उतना सब पढ़ रहा है। आपको बढ़ना आगे तो उस किताब को बाइबल की तरह पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, बाइबल की तरह। आप समझ जाइए कि यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके लिए बाइबल है। ऐसा आपको पढ़ना है कि उसका पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपके मुजबानी याद हो जाए। 30 से 35 टाइम्स उसको अच्छे तरीके से समझ बूझ के पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है दोस्त। तो मैं अभी वही बताऊंगा विथ एग्जाम्पल कि मैंने किस प्रकार से पढ़ा था, ठीक है, और आप क्या गलती कर रहे हैं उसको पढ़ते हुए, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये भी बताइएगा देखने के बाद अंत में कि क्या आप लोग उसको पहले ऐसे पढ़ते थे जैसे मैंने बताया, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं मेरे भाई कि एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ना है ताकि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटे और एग्जाम में आप 100% स्कोर कर पाए मेरे भाई। क्योंकि जानते हैं ना अब टीसीएस इतना चालाकी करने लगा है कि वह जो है ना क्लास 9 और 10 से क्वेश्चन उठा रहा है ना, तो वो क्या कर जानते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन बनाकर डाल दे रहा। नहीं तो जाके देखिएगा टेक्नीशियन में, मेरे खुद एग्जाम में आया था, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो मेरे खुद एग्जाम के शिफ्ट में आया था, मैंने उसको बनाया भी, जिसमें से एक गलत भी मेरा हो गया था, ठीक है, और वही एक गलत हो गया था मेरा टेक्नीशियन। 40 में से मेरा 39 साइंस सही था, केवल वही गलत हो गया था, वही फंसा लिया मेरे क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा टीसीएस चालाकी कर रहा है, इसलिए बढ़िया से दोस्त अच्छा से समझिएगा कैसे पढ़ना है। चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ, ठीक है दोस्त। देखिएगा मेरे भाई ये जो है ना क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी है, ठीक है।
एनसीईआरटी किताब है, देख सकते हैं दोस्तों। इस किताब को मैंने पूरे तरीके से दोस्तों चटनी निकाल दिया, ठीक है। ऐसे तो मैं क्लास 12 तक पढ़ाता भी हूं दोस्तों, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए मैंने क्लास 10 के एनसीईआरटी को कितना टाइम से रिवीजन किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था, ताकि मैं जब भी पढ़ूंगा तो मुझे ये सब याद आएगा। ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही रफ लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, मैंने पूरे पन्ना में दोस्तों यहाँ पे भर दिया, पूरे पन्ना में दोस्तों मैंने यहाँ पे भर चुका हूँ, ठीक है। छोड़िए इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया गया है ना। देख सकते हैं, मैंने इस पूरे पॉइंट को अच्छा से रीडिंग देना होगा। इसको मैंने रीडिंग दिया तो मुझे लगा कि चलो भाई ये इंपॉर्टेंट है कि अंगूर का किण्वन होना क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो मैंने लिख लिया था। ऐसे तो सब है, आप समझ के इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं एग्जाम के पॉइंट से सोचना है कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है ना। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दिया है, श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी कि बताया गया, मैं बस बता के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है। नंबरिंग इसलिए किया हूँ ताकि मैं जब भी इस किताब को पढ़ूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नंबर वाइज पता चल पाएगा कि हाँ इस पॉइंट को मुझे नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, इसको 2 नंबर हाईलाइट किया। उसी प्रकार से देख सकते हैं अगर मैंने 3 नंबर हाईलाइट किया ना हाईलाइट, तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट पूरे टॉपिक को हाईलाइट कर दिया, पूरे चैप्टर को हाईलाइट कर दिया, ताकि कोई भी पॉइंट पढ़ते हुए छूट ना पाए। देख सकते हैं इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि सब मुझबानी याद हो जाए कि ऐसा होता है। फिर देख सकते हैं ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये सब क्या केमिकल रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। ये सब पूरा पॉइंट दिया गया, इस सब को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि जब जिंक जो होता है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है दोस्त। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये पूरा पॉइंट है। जानते हैं दोस्त, एएलपी के एग्जाम में मेरे शिफ्ट में ये पूछा था, देख रहे हैं क्वेश्चन, कि जब लाल तप्त लोहा जो होता है ना, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनता है और प्लस H2 बनता है, तो इसके लिए कितना मोल चाहिए जल का? तो देख रहे हैं ना 4, ऑप्शन में 4 दिया गया था, ठीक है दोस्त। ये 4 दिया गया था, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि ऑप्शन में दिया गया था 2, 4, 6, 7 ऐसे दिया गया था, तो ये 4 पूछ लिया था। आपको इस कदर से बैठ कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 पूछ लिया था, तो आपको छोड़ना नहीं, इस सबको पढ़ना है। ग्रुप डी जानते हैं ना, 99 शिफ्ट में एग्जाम लेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस पर ऊपर से देखिए यहाँ पे भी बनाया गया है, ठीक है। ये सब केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर से आपको इसको भी नहीं छोड़ना है, जो ये बताया ना प्रश्न, इसको भी लेकर चलना है बढ़िया तरीका से। हर एक चीज का सोल्यूशन लेकर चलना है, बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो बस याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं। ऊपर से देखिए पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया, पूरा का पूरा पॉइंट है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने नंबर वाइज क्या क्या था यहाँ पे हाईलाइट कर लिया था। इस सब पॉइंट को अच्छा समझना पड़ेगा, इस सब पॉइंट को, ठीक है। ये सब पॉइंट को बढ़िया समझना पड़ेगा आपको। ऊपर से देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता रहा है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, सब यहाँ पे बताया गया है ना। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं ना, साग सब्जियों से कंपोस्ट बना क्या, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये सब बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया है ना। फिर ये भी पूछा था एएलपी के एग्जाम में, मेरे दोस्त के शिफ्ट में पूछा था कि फेरस सल्फेट को जो हीट देंगे ना तो क्या टूटेगा, तो Fe2O3 बन जाएगा, यानी कि हेमेटाइट बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। दिया है कि नहीं दिया, ये सब इसमें दिया हुआ, ठीक है। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब दिया हुआ। फिर देख रहे हैं लेड नाइट्रेट का जब विघटन होगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा। और NO2 का कलर कैसा होता है, तो NO2 का कलर भूरा होता है। देखिए यहाँ दिया ना भूरा कलर, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको सब देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये सब पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सब पॉइंट को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ये सब पॉइंट को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आप एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को एकदम समझ के, चित्र बनाना आपको चित्र भी समझना पड़ेगा, आपको हर एक टॉपिक को एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये बता दे रहे आपको, ठीक है। इसके अलावा बाहर से नहीं जाएगा क्वेश्चन, आपका यहीं से। देखा ना, इस सब पूरा पॉइंट को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ये सब पूरा पॉइंट को हाईलाइट करके जितना ज्यादा टाइम हो सकता है उतना ज्यादा टाइम से रिविजन करिए। देख रहे हैं ना, ये सब काली प्रति सब इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं ना, ऑक्सीकरण अवकरण, एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट मेरे शिफ्ट में, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका उपचयन होगा, ये पूछा था, ठीक है। फिर यहाँ पे ही दिया गया दूसरा एग्जाम्पल, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। फिर संछान बता रहा है, यहाँ पे संछान भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर ठीक है। फिर आपका विकृत गंधिता बता रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऊपर से इस एग्जाम्पल को भी देखना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीका से, ठीक है। ऊपर से जितना ही क्वेश्चन दिया गया ना, पीछे इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा आपको, इस सब क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा।
क्योंकि क्वेश्चन दोस्त यहीं से देगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं दे सकता। क्वेश्चन आप जब भी देगा तो आपको यहीं से देगा। इसके बाद दोस्त आपका आता है एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए कोई बात नहीं, इतना से आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। तो दोस्त आप सभी लोग समझ गए कि एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्त इसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। इसके कोई भी पॉइंट को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, चाहे वो उसका क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको हाईलाइट करके बताया गया हो। और जैसे मैंने पढ़ा ना दोस्त, उसी प्रकार से आप भी पढ़िए। हाईलाइटर का यूज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्किंग करिए और लगातार रिवीजन करिए। ठीक है, सोने से पहले पूरा क्लास 10 पढ़ के सोतिए और जब भी उठिए तो क्लास 9 पढ़ के उठिए। समझ में आ रहा है ना? एकदम दोनों पड़ाव लेकर चलिए। ठीक है, 25 नंबर का सवाल है, छोड़ नहीं सकते हैं। टेक्नीशियन में 40 नंबर का सवाल है। समझ में आ रहा है ना? एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त।